नमस्कार। एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। मैं हूं मनोजन भारती। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर जो है थम चुका है। 19 अप्रैल को राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर। लेकिन इनमें से 6 सीटें हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं और ये सीटें हैं चूरू, नागौर, जयपुर, बीकानेर, अलवर और दौसा। ये हॉट सीटें बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला काफ़ी रोचक है और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि ये 5-6 सीटें जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। श्याम सुंदर जी हैं हमारे साथ, शिप्रा माथुर हैं हमारे जयपुर से, हमारे सहयोगी सुशांत सोमू है और नीरज हमारे साथ स्टूडियो में है। तो सबसे पहले सोमू के पास चलते हैं। सोमू बताइए, चुनाव के लिए तैयारियां जो है चुनाव आयोग ने किस ढंग से की है, इसका संक्षेप में बताएं पहले। और देखिए, निर्वाचन विभाग ने कई स्तर पर तैयारियां की है और आज ही पोलिंग पार्टियां जितनी भी विधानसभा क्षेत्रों की विधानसभा वार ही पोलिंग पार्टियों का वितरण होता है तो वो वहां पे पहुंच रही हैं। दो फेजेस में उनको वहां पहुंचना है। एक पहले सुबह पहुंची हैं, एक अभी शाम तक पहुंच जाएंगी और कल ही देर शाम पर, खासतौर पर अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के जो ईवीएम का संग्रहण है वो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में होना है। तो तमाम सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। करीब 1.25 लाख सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पहले चरण के चुनाव में लगेंगे और उसके साथ साथ जो सीमावर्ती जिले, खासतौर पर सीमावर्ती जो राज्य हैं, माफ कीजिएगा, वहां की पुलिस से भी मदद मांगी गई है और सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई है ताकि निष्पक्ष ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जा सकें। जरूर। श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं, शिप्रा जी में। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले आपसे आना चाहूँगा, किन सीटों को आप मान रहे हैं कि जहाँ फाइट है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, इन सब सीटों के नाम आ रहे हैं। आपके लिस्ट में कौन कौन सी सीटें हैं? देखिए मनोज भारती, जो आपने बताया बिल्कुल यही सीटें ऐसी है जहां पर कि पहले तो कोई कह ही नहीं रहा था कि राजस्थान में कोई चुनाव हो पाएगा। मैं तो शुरू से कह रहा था 25 सीटें जाने वाली नहीं है। इस बार निश्चित रूप से मुकाबला कड़ा है। अब सबसे पहले अलवर की बात करें। अलवर में श्रम मंत्री जी जो कि बाहरी होने का उनके ऊपर लगी बात, तो बहुत बहुत सारी चीजें उनके ऊपर कहा गया कि वो तो आए थे और चुनाव लड़कर के जीतना चाहते थे। लेकिन देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि भाजपा ने उनको सुरक्षित रखने के लिए हाथी गायब करा दिया राजस्थान से। और हाथी गायब कराने की स्टाइल भी देखिएगा कि हाथी गया है तो देखिए शिवसेना शिंदे के साथ चला गया। शिवसेना शिंदे निश्चित रूप से भाजपा का समर्थन कर रही है। ये इसलिए किया गया कि भाई उनके जी, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आरोप आता कांग्रेस हाथी को लेके गया, वैसे बीजेपी लेके गए। कुछ अब हाथी दौड़ता हुआ ठहर गया। हाथी चल नहीं पा रहा है जितना जिस तरह से चलना चाहिए था। लेकिन जैसे आप बात कर रहे थे कि आप वो ये चूरू की बात करें, चूरू में भी हाथी गायब कराना पड़ा क्योंकि चूरू में स्थिति ठीक है कांग्रेस की, इसलिए अब हाथी नहीं है वहां पे। हाथी है तो मनोज नागली अब प्रचार करेगा तो कांग्रेस का नहीं करेगा, बल्कि वो करेगा बीजेपी का समर्थन करेगा। तो वहां पंचर करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से आप करें, सीकर की बात करें, सीकर में निश्चित तौर पे लास्ट में तो कांग्रेस वाले एक साथ के सूत्र में दिखे और उन्होंने रोड शो भी किया। और जिस प्रकार से नाचने कूदने का काम प्रदेश अध्यक्ष करते आए, आजकल नया ट्रेंड हो गया है कि राजस्थान में गंभीरता प्रदेश अध्यक्ष को दिखनी चाहिए, वो नाचने लग जाते हैं। कुछ पता नहीं क्या होता है उनके साथ। दौसा, वो दौसा। लेकिन देखिए दौसा में तो 2 सांसद हैं। एक आप तो सांसद हैं, वो कृषि मंत्री हैं। दोनों की लड़ाई बरकरार है। एक तो देखिएगा कि करोड़ीलाल मीणा तो कहते रहे कि भाई एक अच्छे अफसर को बस्ती से तुमने हरा दिया था, अब इसको क्या करोगे मुझे नहीं पता। वो बार बार हराने की बात करते हैं और जसकौर मीणा गायब नजर आई। इसलिए मैं कह सकता हूँ। और देखिए सचिन पायलट ने ईमानदारी के साथ मुरारीलाल मीणा का साथ देकर के कहा कि ये तो जीतेगा। अब जीतेगा नहीं जीतेगा जनता का फैसला है, क्योंकि आज तो कत्ल की रात है मनोज भारती जी। आज अगर जिसने बूथ मैनेजमेंट सही ढंग से कर लिया, कल वो राजा बन सकता है, नहीं तो राजा बनने की स्थिति में कुछ तो कुछ रोड़े अटक सकते हैं। जरूर जरूर। मैं शिप्रा जी, मैं खुद अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, चूरू, बीकानेर इतना चक्कर मार के आया हूँ। लास्ट में अजमेर भी गया था।
आपका क्या आकलन है इन जो सीटें जो फर्स्ट फेज में जा रही हैं, किन सीटों पे लड़ाई है? नहीं, आप क्योंकि अगर घूम के आए हैं तो मुझे लगता है मेरी तो रुचि ज्यादा ये होगी कि आप बताएं अपना आकलन पहले, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जितने लोगों से बात हुई है, क्योंकि मैं ज्यादा इलाके तो नहीं घूमी लेकिन कुछ इलाके जाना हुआ, तो मुझे लग रहा है कि जो एक बात तो जो पहले हम कह रहे थे कि मुकाबला जो है वो 25 सीटों का बहुत साफ साफ है और बहुत ज्यादा टक्कर नहीं है, तो 3-4 जो सीटें हमें लग रही हैं वो सीटें जो हैं, अच्छा है कि लोकतंत्र में देखिए ये डेमोक्रेसी का जो लोगों में, मतदाता में भी जो रुचि जो जागृत होती है वो तभी जागृत होती है जब मुकाबला जो है वो एक तरफा ना होके टक्कर का हो। तो अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर क्योंकि एससी सीट है और अर्जुन राम मेघवाल वहां पर हैं, और देखिए कुछ सीटें मैं मान के चल रही हूँ, आप खुद जाके आए तो आपने महसूस भी किया होगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मतदाताओं में प्रत्याशी को लेकर नहीं है, लेकिन जो मोदी का जो फैक्टर है वो फैक्टर जो है वो अगर वो काम ज्यादा कर रहा है कुछ इलाकों में, उनमें से मैं मानती हूँ कि बीकानेर की एक सीट है। जयपुर की अगर आप बात करें, क्योंकि 4 सीटें ऐसी भी हैं पहले चरण में जहां पर की महिला प्रत्याशी जो है वो मुकाबले में है। मंजू शर्मा है, ज्योति मिर्धा वाली जो नागौर की जो सीट है वो बहुत कड़े मुकाबले की है, और ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी किसी के समझ के मुझे लगता है कि परे है। इंदु देवी जो है करौली से जिनको खड़ा किया है वो भी महिला सीट है, और संजना जाटव जो है वो खड़ी है भरतपुर से, तो वो भी सीट है। और तो झुंझुनू की सीट मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी टक्कर, क्योंकि लगातार ये बात हम कर ही रहे हैं कि वहां पर जो है देखिए ये शेखावाटी का जो बेल्ट है चूरू सीकर झुंझुनू, ये पूरा जो बेल्ट है ये पूरा फर्स्ट फेज में इसमें इलेक्शंस होने हैं, और ये फेज में एक भरतपुर की भी सीट अगर हम ले लेते, भरतपुर में एक फैक्टर जो काम कर रहा है वो ये है कि आरक्षण को लेकर, जाट आरक्षण का जो मुद्दा है वो वहां पर कह रहे हैं कि रोल प्ले करेगा। और बाकी अग्निवीर योजना जो है वो कह रहे हैं कि बहुत साइलेंट अंडरकरंट है शेखावाटी बेल्ट में, तो चूरू झुंझुनू की सीट खासतौर से झुंझुनू की सीट जो हम मानते हैं वहां पर जो है वो टक्कर अच्छी खासी है। जयपुर की सीट पे मुझे नहीं लगता कि रूरल वाली सीट कहें या जयपुर की सीट कहें, मैं शहर भी घूम के आई, परकोटा देखा, तो वहां पर जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष का मुझे लग रहा है। आपने सही कहा, आपने सही नब्ज पकड़ी है शिप्रा जी। मैं आपको बताऊं भरतपुर में जो है ये आरक्षण का मुद्दा है, भरतपुर सीट जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। संजना जाटव जो है वो जाटव समुदाय वहाँ बहुत है। चूरू में गया था, चूरू में कुछ लड़के मुझे एक दुकान में, पिज़्ज़ा की दुकान में मिल गए थे रतनगढ़ में, जहाँ पे झाझरिया की एक मीटिंग थी, रात हो गई थी, तो मैं वहाँ पे दुकान में गया था, वहाँ कुछ लड़के बैठे थे, उनसे मैंने बात की, और उन्होंने छोटे छोटे बाल कर रखे थे। उन्होंने बोले हम सब तैयारी करते हैं, और उन्होंने कहा कि भले मेरे माँ बाप किसी और पार्टी को वोट कर दें, लेकिन हमारे लिए तो अग्निवीर एक मुद्दा है। तो ये एक साइलेंट बात जो है, इसलिए भी मनोरंजन जी मैं आपकी की बात में एक बात जोड़ रही कि ये जो इलाके हैं इसलिए मुद्दा ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स चला करते थे, जो आर्म फोर्सेस में एंट्रेंस के लिए जो कोचिंग सेंटर्स चला करते थे, वो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यूथ बहुत सिग्निफिकेंट मतदाता है, उसका वो अपना मानस आपसे साझा बहुत आसानी से नहीं करेगा, लेकिन अंडर करंट है कि ये चीजें, क्योंकि हमारे अवसर अगर आपने सीमित कर दिए, और जो एक लॉबी है वहां पर जो कोचिंग सेंटर्स चलाती थी, उस लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है वो मुझे लगता है एक फैक्टर है जो कि काम करेगा। जी, आपने ये बात सही है नीरज की, जब हम किसी के पास, वोटर के पास जाते हैं, लड़का हो या कोई भी हो, वो तुरंत नहीं बात करता, आपको उसको खोलना पड़ेगा, तब वो अंदर की बात जो है ना वो थोड़ी देर में बाहर आती है। नीरज, आपका आकलन क्या है, कौन कौन सी सीटों पे मुकाबला है? बाबा देखिए, नागौर की जो सीट है सबसे हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार वही हैं लेकिन सीटें बदली हुई हैं, मतलब पार्टियां बदली हुई हैं। हनुमान बेनीवाल पिछली बार बीजेपी के गठबंधन में थे, अब की बार कांग्रेस के गठबंधन में आ गए, इंडी गठबंधन में आरएलपी के साथ हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी पूर्व सांसद रहे हैं। दूसरा, ज्योति मिर्धा उनके सामने जो बीजेपी से इस वक्त सांसदी का चुनाव लड़ रही हैं, ये भी पूर्व सांसद रही हैं, और अब की बार ज्योति मिर्धा जो है वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के पाले में बैठी हुई हैं।
और निश्चित रूप से ये जो मिर्धा परिवार जो है इसका पूरे नागौर क्षेत्र के अंदर एक दबदबा रहा है और नाथुराम मिर्धा से लगा करके तमाम जो मिर्धा परिवार है इसका एक दबदबा पूरा इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, नागौर क्षेत्र के अंदर रहा है और ये कांग्रेस का कद्दावर परिवार रहा है। दोनों मुकाबले जो है वो जाट वर्सेस जाट के हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मुकाबला जो है बेहद रोचक हो गया है और आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि यहां पर नागौर के अंदर कांग्रेस का चिन्ह तक नहीं है, यानी कि कांग्रेस ने गठबंधन किया। कांग्रेस को पता था कि यहां पर गठबंधन करने में ही फायदा है, इसलिए हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया गया। तो निश्चित रूप से ये कांटे वाली सीट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चूरू की सीट इसलिए महत्वपूर्ण और हॉट सीट बन गई है क्योंकि 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट पैरालंपियन जो हैं देवेंद्र झाझड़िया, उनका मुकाबला हो रहा है अब की बार में राहुल कस्वा के साथ। राहुल कस्वा बीजेपी के सांसद रहे थे लेकिन उनका टिकट काटा गया और टिकट काटने के बाद वो कांग्रेस के पाले में और कांग्रेस ने उनको हाथों हाथ लेते हुए टिकट दे दिया क्योंकि वो जानती थी कांग्रेस, क्योंकि मजबूत अगर कैंडिडेट हमको अगर देना है बीजेपी के टक्कर के अंदर तो यहां इसको देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपने देखा कि बसपा से जो मनोज न्यांगली है सादुलपुर विधायक, उनको बीजेपी को लेना पड़ा क्योंकि यहां पर मुकाबला कांटे का हो गया था। जरूर, ये 2 सीटों की बात हो गई। चूरू सीट में मैं एक चीज और आपको जोड़ दूं कि जब वहां पर मैं लोगों से मिला तो लोगों ने बोला कि आप राजेंद्र राठौड़ जो है वो है असली प्लेयर, झाझड़िया तो केवल दिखाने के लिए कैंडिडेट हैं। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि अंत में मोदी एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर हावी रहेगा? हालांकि अशोक गहलोत को मैं ढूंढते ढूंढते पकड़ पाया अजमेर में, उन्होंने कहा कि चुनाव जो है परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपका क्या आकलन है? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए आप अजमेर में उनके साथ हेलीकॉप्टर में उड़ के गए, लोगों ने चर्चा का विषय बना दिया। हेलीकॉप्टर में वो अकेले उड़े थे, मैं सभा स्थल से हेलीकॉप्टर तक गया था। सभा स्थल, लोगों ने तो यही सोचा कि आप सभा स्थल से आप ही की गाड़ी में बैठ करके गए थे। वो मैंने भी सुना यार, देखा भी। लेकिन अब देखिएगा चुनाव हमारे यहाँ रोचक इसलिए हो गया कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री गायब, एक तो दोनों के बेटे के चुनाव में वो लगे हुए हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से पहले रोचक होता था, दोनों आपस में बहन भाई का जो रिश्ता है वो बहुत रोचक तरीके से सामने आता था, इस बार रोचक तरीके से सामने आ नहीं रहा। आपने सही बात कहा, जिस प्रकार की बातें हो रही है। अब चूरू की बार बार बात आ रही है, चूरू में निश्चित रूप से राजेंद्र राठौड़ है। यही कारण है कि मनोज न्यागली को ले जाने का कारण जो बना, वहां जो हाथी वाला था वो लेके गए तो राजेंद्र राठौड़ लेके गया, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की राजनीति भविष्य में किस प्रकार की होगी, चूरू की जीत हार पर निर्भर करेगा। और जो आप देखें बात थी कि जो कोचीन माफिया हैं जिनका कि करोड़ों का व्यापार है, वो चौपट हो गया है। क्योंकि अब आपके सामने अग्निवीर की परीक्षा, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए वो चीज नहीं चाहिए जो कि यहाँ पर एकेडमी चलती थी। पूरा का पूरा बेल्ट है, आप नागौर से और सीकर तक आ जाए पूरा से। जी, हम एक माफी चाहता हूँ, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। उसके बाद हमारे पास और भी जो सवाल हैं वो अपने मेहमानों से पूछेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो हम चर्चा कर रहे हैं जो फर्स्ट फेज में पोलिंग होने वाली है उस पर कौन कौन सी सीटें हैं जो कि हॉट सीट मानी जा रही हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, सिप्रा जी भी हैं, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी हैं। सिप्रा जी, पूरे राजस्थान में 11 दिन घूमने के बाद भी मैंने वसुंधरा राजे जी का एक भी पोस्टर नहीं देखा। मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? उनका फोकस क्लियर है कि अभी सिर्फ बेटे को जिता पाए, उतना उनके लिए बहुत बड़ा हासिल है। तो मुझे लग रहा है कि गहलोत और वसुंधरा का जो अभी फोकस है वो ये है कि उनकी राजनीतिक जो एक लेगेसी है वो बचाने के लिए, अपने एक वंश बढ़ाने के लिए एक तरह से तो उतनी ही कोशिश है उनकी। और बाकी जगह ना तो मेरे ख्याल में वो अपेक्षित हैं और ना, क्योंकि अब जो जिस तरह की पॉलिटिक्स पूरे देश में देख रहे हैं हम लोग, और मैंने पहले भी कहा कि जो सेंट्रल का जो एक तरह से दबदबा है या उनकी एक छवि है, उसको ही वही हावी है इस बार के चुनाव में भी। अगर हम देखें तो प्रत्याशी आज भी बहुत लोगों से बात आपने भी की होगी, हम भी लगातार कर रहे हैं। तो लोगों से आप पूछिए तो भी किसको वोट देना कि मोदी को वोट देना, उनको प्रत्याशी और उससे बहुत ज्यादा लेना देना मालूम जरूर है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि जानकारी नहीं है उनकी। लेकिन जो माहौल हम देख रहे हैं कि वसुंधरा जी गायब हैं, और वसुंधरा जी को विधानसभा के दौर से ही हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि
आगे का शायद मौका उनके लिए बहुत ज्यादा बनेगा नहीं, वो अपने बेटे को जिता पाए, जरूर। इतना ख्याल में काफी होगा उनके लिए। सोमू के पास चलते हैं। सोमू, जयपुर की सीट जो है, हालांकि बहुत लोग मानते हैं वहाँ कोई टक्कर नहीं है, वो जयपुर जो है परंपरागत बीजेपी की सीट है, लेकिन गहलोत भी वहाँ सभा कर चुके हैं और पायलट भी। बिल्कुल, देखिए दोनों की सभाएं हुई हैं और यह भी है कि प्रताप सिंह खाचरियावास भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जरूर हैं, लेकिन वो कोशिश कितनी सफल होती है यह देखने वाली बात होगी। कल की ही अगर बात की जाए तो कल जो उन्होंने रोड शो किया वो तमाम उन जगहों से किया जो उस आस्था का केंद्र है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजरें होती हैं। और जाहिर तौर पे कल रामनवमी थी तो उसको ध्यान में रखते हुए भी कई तरह की चीजें जो है सिंबॉलिक रूप से की गई। अब उसका कितना फायदा होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर शेखावाटी के बारे में कई बार बात हुई है, तो उन सीटों पर न सिर्फ कोचिंग माफिया की वजह से बल्कि जो युवा हैं जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बड़े पैमाने पे, उनके लिए अग्निवीर जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और न सिर्फ कोचिंग माफियाओं की वजह से बल्कि उनकी अपनी समझ और अपनी तैयारी की वजह से भी वो मुद्दा है, क्योंकि झुंझुनू जैसे जो इलाके हैं उनमें कई गाँव में आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है वो फौज की परीक्षा में भर्ती में शामिल होते थे। तो वो परंपरागत जो एक ट्रेंड रहा है उसकी वजह से यह भी चीज है। उसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जो चुनाव में युवा इस बार फोकस कर रहे हैं। आप भी जब आए तो आपने यहाँ पर चीजें देखी। हालांकि ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इतने कैंडिडेट हैं वो अपने नाम पर वोट मांगने की बजाय नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद है कि उस नाम की अपील इतनी बड़ी है कि अगर जनता नाराज भी है किसी वजह से, किसी वजह की एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 सालों की, तो वो घट जाएगी। जरूर, आपने सही कहा, लोगों ने अपनी बातें तो रखी है। नीरज, क्या ये चुनाव तय करेगा दो राजस्थान के बड़े नेता वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के भी अगले राजनीतिक भविष्य का? दोनों के बेटे फंसे हुए हैं। देखिए, दोनों के बेटे तो फंसे हुए हैं। जालोर सिरोही सीट की अगर बात करें तो सेकंड फेज में उस पर मतदान है, और झालावाड़ 12 जो है वहां पर भी सेकंड फेज में मतदान है। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के लिए भी ये जो प्रतिष्ठा का जो चुनाव है वो बना हुआ है। अशोक गहलोत भी सेकंड फेज के लिए जब चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने बाकायदा, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। गहलोत ने कहा था पत्नी पहली बार चुनावी सभा के अंदर आई है, बेटे के लिए आई है और आपके ऊपर हमने इनको छोड़ दिया है। तो निश्चित रूप से मैसेज देने का उन्होंने काम किया। वसुंधरा राजे भी अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए फिर से लगी हुई हैं और पूरी उन्होंने भी वहाँ रणनीति जो है वो अपनी तैयार कर रखी है। अगर जयपुर की बात करें, बाबा अभी हम जयपुर की चर्चा कर रहे थे, तो गहलोत पहले तो सभा कर चुके हैं। अमित शाह ने भी 2 दिन पहले जयपुर के अंदर रोड शो किया है। तो निश्चित रूप से ये यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का है और हॉट सीट जयपुर बनी है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी के, उनको भी यहाँ आना पड़ा। चलिए, इसके अलावा जी, ये आपने जयपुर की बात महत्ता बता दी। अब हम श्याम सुंदर जी और शिप्रा जी, आप दोनों से एक ही सवाल है। क्या ये लोकसभा का चुनाव दोनों चरण मिला करके, क्या आप दोनों मानते हैं कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस पे भी एक टिप्पणी होगी जनता द्वारा? क्योंकि भरतपुर सीट तो उनको जीतना ही जीतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे थे राजस्थान में। तो सबसे पहले श्याम सुंदर जी, क्या आप मानते हैं भजन लाल शर्मा के लिए? अनम्यूट करें। देखिए मनोज भारती जी, आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए ये चुनाव निश्चित रूप से पहला चुनाव है, क्योंकि और यहाँ पर 25 की 25 सीटें जीतने का वो दावा करते हैं और 5 लाख से अधिक। मैंने उनको, मेरी भी मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा आप इस तरह का मत कहा करो कि 5 लाख से अधिक जीतेंगे, क्योंकि आप वैसा होगा नहीं। और आपने आरक्षण का मुद्दा एक सब कैबिनेट बनाई वहां पर, और वो कहा कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, रिपोर्ट आएगी तो मैं उसकी महत्वपूर्ण करूंगा और ओबीसी कमीशन में उसको पेश करूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री होने के बाद रिपोर्ट तो आप ही को लेनी है, आप चाहो जिस दिन ले सकते थे, क्योंकि आप जानते थे कि ये रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं उसको करा नहीं पाऊंगा, इसलिए आपने उसको लटकाए रखा। इसलिए, और वो लटकाया हुआ मुद्दा है। और देखिए विश्वेंद्र सिंह जो है, जो भरतपुर के राजघराने वाले हैं, वो किस प्रकार की स्थिति किए हुए आपको पता है कि आपने संजना वाली में जो सचिन पायलट से कहा था कि आपसे भी कम उम्र वाली पहुंचेगी, तो पहुंचने वाली स्थिति बन सकती है। जो स्थिति, अगर जाट चले गए एक तरफा, तो फिर स्थिति ठीक नहीं है वहां पर। इसलिए यही कारण है जसवंत गुर्जर को क्यों ले जाना पड़ा हाथी को। मैं बार बार कह रहा हूं कि हाथी गायब हुआ है, इस बार हाथी गायब कांग्रेस बीजेपी नहीं ले गई है, ले गई कोई दूसरा, लेकिन वो समर्थन तो कर रहा है बीजेपी का। तो इसलिए निश्चित रूप से चुनाव
मैं कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भविष्य का फैसला भी कर सकता है और शाबाशी भी मिल सकती है। और फिर जिस प्रकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही है मेन खिलाड़ी, तो अब वो जरूर जैसे खड़ा सिप्रा जी, करके गिलास जी, लगाते जी हैं। सर, सिप्रा जी, समय कम है जी, क्या ये चुनाव राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत अहम है? देखिए, हर मुख्यमंत्री के लिए अहम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हार इस मायने में कि 2-3 सीटें भी अगर लूज होती हैं तो वो ठीकरा मुख्यमंत्री पर फूटेगा, लेकिन अगर जीत होती है तो वो सेहरा मोदी के सिर बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि चिट भी अपनी और पट भी अपनी वाली बात रहने वाली है इस चुनाव में, कि अगर हारे, क्योंकि भरतपुर की सीट भी, और दूसरी बात है हार उस मायने में भी कि जो जीत का फासला, जो टारगेट रखा है बीजेपी ने कि जीतना ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो 37% पहले जो वोट शेयर था बीजेपी का, उसने खुद ने अपना ये टारगेट रखा है कि वोट शेयर 50% जो है वो करना है। तो हर सीट का जो फासला है उसको बढ़ाने का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है, अगर वो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता है तो वो भी एक तरह से हार में काउंट होगा। तो मुझे ये स्थिति लग रही है कि जीत का सेहरा मोदी बनवाएंगे और हार का ठीकरा जो है वो अगर मुख्यमंत्री, तो वो मुख्यमंत्री। चलिए अब एक लास्ट सवाल है आप चारों हमारे मेहमानों से। सबसे पहले सोमू से ही शुरू करते हैं। सोमू, फर्स्ट पेज की कितनी सीटें हैं जहां पे कांटे की टक्कर है? 2, 4, 5 याद है ना? निश्चित रूप से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर ज्यादा टक्कर की स्थिति है और वहां कुछ भी हो सकता है। चलिए नीरज, कौन कौन सी सीट? बाबा देखिए, दौसा सीट हाँ। जहां मुरारीलाल मीणा हाँ। वर्सेस कन्हैयालाल। बात करें कन्हैयालाल मीणा बीजेपी के उम्मीदवार दूसरी हैं। सीट चूरू में देवेंद्र राहुल कस्वा। झाझड़िया और राहुल कस्वा का मुकाबला। और नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का मुकाबला। जी, इसके अलावा अलवर के अंदर भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ललित मुकाबला यादव। हो रहा है ललित यादव विधायक से। इसी तरीके से बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनका मुकाबला हो रहा है गोविंद राम मेघवाल से। चलिए। ये सीटें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं और रोचक बनी हुई हैं। चलिए श्याम सुंदर जी, कितनी सीटें? मैं मान के चलता हूँ कि 4 सीटें तो संघर्ष में फंसी हुई हैं। 4 दौसा के हैं, चूरू के हैं, सीकर के हैं या नागौर के हैं, चारों तो, और अलवर भी कुछ लगती है, लेकिन 4 सीटें तो ऐसी है कि निर्णय हो सकता है वो किधर भी चला जाए, पता नहीं कि गठबंधन के साथ 4 सीटों पे आम राय बन रही है। सिप्रा जी तो हम भी सबके साथ मेरे ख्याल में मेजोरिटी में जाएंगे, पर मुझे लगता है फिर भी मुझे लग रहा है 2 सीटें जो है खास तौर से वो ज्यादा फंसी हुई है, नागौर की और झुंझुनू की। चलिए, और बाकी आम सहमति जो बनेगी उसी के साथ। चलिए 2 से 4 की बात हो रही है। निश्चित रूप से देखते हैं चुनाव में कल क्या होता है, लेकिन हमारा काम है घूमकर आप तक रिपोर्ट लाना। तो ये थी हमारे सहयोगियों की और हमारे एक्सपर्ट की राय। तो आज चुनाव आज के दाव में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।